ठीक। हरिऔध से कहीं कोई समस्या? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आए समस्या। जब पढ़ोगे तो आएगी। जितना हम समझाए हैं सब तो समझ में आया नहीं होगा। हाँ हाँ जरूर कर ले रहे हो। ठीक, आगे लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, चिरगांव झांसी। मृत्यु 1964। पिता सेठ रामचरण। भाई की भी हमको आवश्यकता है, सियाराम शरण गुप्त। सेठ रामचरण, भाई सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त के आगे उनकी भी जन्म मृत्यु लिख लीजिए, 1896 से 1961। तो देखिए उसमें कई बार 95 96 में एक आध साल का अंतर हो जाता है। तो फिर कुछ किताबों में जैसे होता नहीं, कई बार संवत को सन में बदलने में डेट आ जाती है, तो आप 95 भी लिख सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का कई जगह 89, कई जगह 90। मैक्सिमम आप देखेंगे कि किसी किताब में 1889 लिखा है, किसी में 1890 लिखा है। तो आप 1895 भी लिख सकते हो, 1895 से 1961। बस केवल ये हमको जानना जरूरी है कि ये इनसे छोटे थे, लेकिन इनके बाद में पैदा हुए और इनके पहले इस संसार से विदा भी हो गए। ठीक। उपनाम में रसिकेंद्र और मधुप, दो नाम इनके लिख लीजिए। ये समय आने पे आपको काम देगा कि रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में लिखे और मधुप उपनाम से हम वहाँ लिखाएंगे रसिकेंद्र मधुप। हम आगे लिखाएंगे कि बंगला रचनाओं को मधुप उपनाम से और ब्रज भाषा रचनाओं को रसिकेंद्र उपनाम से इन्होंने लिखा है, लेकिन ये आगे लिखा गया। अब मुझे लग रहा है कि जितना खंड काव्य इन्होंने लिखा उतना तो हिंदी में शायद किसी ने लिखा ही नहीं। मैं कोई एग्जैक्ट आधार स्रोत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। तो हम इनकी रचनाओं को इस तरह से लिखेंगे कि पहले लिखेंगे खंड काव्य, फिर महाकाव्य, फिर अन्य रचनाएं। इनको 3 वर्गों में हम लोग बांट लेते हैं कि पहले खंड काव्य को कितने हैं, महाकाव्य कौन कौन है, और फिर उसके बाद जितनी और रचनाएं बचती हैं वो कौन कौन है। तो हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं खंड काव्य। रचनाएं लिखिए और उसके आगे खंड काव्य। चलिए, पुराने नियम के अनुसार रचना, डेट और उसकी कुछ जो भी विशेषता है, यही हम लोगों का सीरियल होगा लिखने का। लिखिए रंग में भंग, उन्नीस 1908। इसके आगे लिखिए यह गुप्त जी का प्रथम खंड काव्य है। और अगर आप थोड़ा लिखना चाहें तो आगे ब्रैकेट में प्रणभंग लिख दीजिए, ये दिनकर का पहला खंड काव्य था। रंग में भंग इनका था, प्रणभंग दिनकर का था। ये ऐच्छिक है, आप लिख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। जयद्रथ वध 8। देखिए उसमें है क्या, फिर वही चीज़ आएगा
कि कई बार संवत को सन में बदलने पर 1 साल का अंतर आ जाता है। तो हमने 8 लिख रखा है, आप उसे 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखिए तो कोई प्रामाणिक स्रोत आपके पास होना चाहिए। जयद्रथ वध 1910, इसके आगे लिखना है 7 सर्ग, महाभारत की कथा, और जयद्रथ वध है तो आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज क्या है? 7 सर्ग। और चूंकि रामायण महाभारत इतना हम पढ़े हैं कि हम जानते हैं कि जयद्रथ वध की घटना कहाँ आती है, महाभारत में, लेकिन फिर भी यहाँ हम लिख सकते हैं कि महाभारत की कथा। अगली रचना है शकुंतला, उन्नीस 1914, किसान, 1916, 1912 में क्या हमारी ख्याल का है, नहीं है कंफर्म। तो ले आइएगा स्रोत। पंचवटी 1925, किसान के आगे लिखना है 8 सर्ग, बस उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। पंचवटी के आगे लिखना है यह लक्ष्मण के चरित्र पर आधारित है। ये इसमें खास चीज है पंचवटी में। पंचवटी की लाइन आगे आप लिखेंगे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। वहाँ हम आएंगे तो पंचवटी से खास चीज क्या निकल के आ रही है? लक्ष्मण के चरित्र पर आधारित है। उसके आगे एक खास चीज और है, पंचवटी प्रसंग निराला। पंचवटी प्रसंग किसकी है? निराला की। और पंचवटी, हाँ, सैरांध्री, उन्नीस 1926, पंचवटी 1925 थी। सैरांध्री किसको कहा जाता था महाभारत में? द्रौपदी कहाँ की पात्र थी? महाभारत में नहीं थी क्या? चलिए, द्रौपदी की चरित्र पर आधारित है। इसमें 2 सवाल है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि इसी 2021 में सैरांध्री नाम से क्या नाम है उनका, अभिज्ञान और महासमर, नरेंद्र कोहली का सैरांध्री नाम से उपन्यास 2021 में आया है। तो आगे हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप ये लिख लीजिए, नरेंद्र कोहली का उपन्यास भी इसी नाम से है और इसी 2021 में ही आया है ये सैरांध्री। वक संहार, उन्नीस 1927, इतना ही लिखना है महाभारत की कथा पर। शक्ति, 1927, यशोधरा, 1932,
इसके आगे लिखना है यशोधरा 1932। इसके आगे लिखना है, क्या हुआ? अच्छा, तो बताइए तब तो पता चलेगा। 13, इसके आगे लिखना है 13 शीर्षकों में विभाजित करुण रस प्रधान। तेरह शीर्षकों में विभाजित करुण रस प्रधान चंपू काव्य माना जाता है। मतलब कुछ विद्वान इसे चंपू काव्य के अंतर्गत रखते हैं। चंपू का मतलब आप जान रहे हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ हो। यशोधरा के बाद द्वापर 1936, उसके बाद सिद्धराज 1936। आगे लिखना है 5 सर्ग। उसके बाद नहुष 1940 जय भारत महाकाव्य में है। 7 सर्ग। उसके आगे लिखना है बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक भी है। त्रिपाठी, गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक, धैर्य रखिए, डेट क्या थी? हम्म 1857 थी। चलिए आगे चलते हैं। नहुस 1940, 7 सर्ग। विशेष क्या है? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक भी इसी नाम से है, जो 1857 में आया था। अगली रचना कुणाल गीत 1941। करबला 1942। आगे लिखिए प्रेमचंद का नाटक भी है इसी नाम से, याद है? अजित 1946। हिडिंबा 1950। आगे केवल इतना लिख देना है महाभारत की कथा पर। आपको बताने की जरूरत नहीं है हिडिंबा कौन थी। विष्णु प्रिया, रामजीत, विष्णु प्रिया कौन थी? 1957। हैं?
चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। आगे लिखिए, महाप्रभु चैतन्य की पत्नी के चरित्र पर, हाँ 1957। विष्णु प्रिया जो है वो देखिए, उपेक्षित नारियों पे इनके 3 काव्य हैं। साकेत हो गया, यशोधरा हो गई और विष्णु प्रिया हो गई। तो एक सवाल बन गया कि उपेक्षित नारियों के चरित्र पर आधारित नहीं है। अब साकेत रख देंगे, यशोधरा रख देंगे, विष्णु प्रिया रख देंगे, एक कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे। 64 रचनाएं हैं इनकी। ठीक, विष्णु प्रिया के बाद रत्नावली, आगे लिखना है 1960। उसके आगे लिखना है भारतेंदु का नाटक भी है, उर्मिला। आगे लिखना है अप्रकाशित। लेकिन अप्रकाशित के आगे उर्मिला किसका खंड काव्य है, किस भाषा में है? ये ध्यान रखने की चीज है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला ब्रज भाषा में है। इसीलिए हमने भाषा पूछा, तो इसका मतलब वो खड़ी बोली में नहीं होगी। अगर खड़ी बोली में होती तो उसकी भाषा ना पूछी जाती। उर्मिला अप्रकाशित, इसके आगे बालकृष्ण शर्मा नवीन का ब्रज भाषा में लिखा खंड काव्य है। उसमें उर्मिला जो लिख रहे हैं उसमें ब्रज भाषा को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए, हम बता दे रहे हैं। उर्मिला अप्रकाशित, उसके आगे लिखना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। और उस संख्या हम अपने से नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि हम वो कथन अभी आपको लिखवा देंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि गुप्त जी ने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्यों की रचना की है। तो 2 महाकाव्य भी लिख लीजिए, तो हम नगेंद्र का वो कथन लिखवा देते हैं। अब हमारी हेडिंग क्या होगी, महाकाव्य। साकेत 1931 और जय भारत 1952, जो इनके 2 महाकाव्य माने गए, वो एक साकेत माना गया, दूसरा जय भारत। और देखिए दोनों में, एक में राम कथा है, दूसरे में महाभारत की कथा है। आगे लिखना क्या है हम बता रहे हैं, लिखिए। आगे क्या लिखना है, सबसे जरूरी चीज जो लिखनी है, सॉरी 12, 17 नहीं भाई, 17 तो प्रिय प्रवास में था। 12 सर्गों में लिखा गया। अभी इसकी विशेषताएं हम लोग अलग से लिखेंगे, लेकिन एक सामान्य जो यहाँ है, 12 सर्गों में लिखा गया राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसके सामने हमको, साकेत के सामने जो लिखना है, 12 सर्गों में लिखा गया राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। हम इसीलिए यहाँ हेडिंग क्या हम लोग डाले हैं, महाकाव्य। यहाँ आपको क्या लिखवा रहे हैं, प्रबंध काव्य, ताकि आपको ये कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब उस दिन वाला सवाल आपको बता रहे थे कि अगर उसके नीचे वो अंदर घुस के पूछेगा कि ये खंड काव्य है कि महाकाव्य, तब क्या होगा, महाकाव्य।
और जब ये मुक्तक और प्रबंध में पूछेगा तो क्या होगा? प्रबंध। चीज़ें समझ के जब जवाब देंगे तो हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं। समस्या यही है कि हम लोग हथेली पे सरसों उगाना चाहते हैं, आज बोए और कल ही काट लेना चाहते हैं। ठीक, हम किसी काम के लिए समय नहीं देना चाहते। ठीक, तो समस्या हमारी यही है। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो मेहंदी भी चढ़ने के पहले कुछ समय मांगती है। तुरंत लगाइए, तुरंत सोचिए मेहंदी चढ़ जाए, धो लीजिए, तो नहीं चढ़ती। थोड़ी सी, इसका मतलब जो जल्दी लगाए थे क्या? आगे लिखते हैं अन्य रचनाएं, या 1 मिनट इसके नीचे डैश करके वो डॉक्टर नगेंद्र का कथन हम लोग लिख देते हैं। ठीक, हमारा 19 खंड काव्य हो गया, हमारे 2 महाकाव्य हो गए। अब नीचे वो कथन लिख दें, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गुप्त जी ने 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य की रचना की है। 47 सर्ग हैं। अच्छा, इसके आगे नहीं लिखे हैं कुछ? अच्छा, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, छूट गया। लिखिए, 47 सर्गों में महाभारत की कथा का अनुवाद है। जय भारत जो है 47 सर्गों में महाभारत की कथा का अनुवाद है। इसके नायक युधिष्ठिर हैं। इतना लिखना है। लिख लिए? अब वो डॉक्टर नगेंद्र का कथन लिख देना है। सीधे लिखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गुप्त जी ने, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गुप्त जी ने 19 खंड काव्य या 19 खंड काव्यों कर दीजिए और 2 महाकाव्यों की, क्योंकि हिंदी में लिंग जो है या तो एक वचन या तो बहुवचन। तो जब 19 हो रहा है तो बहुवचन हो गया, 2 आया तब भी बहुवचन हो गया। 19 खंड काव्यों और 2 महाकाव्यों की रचना की है। आगे चलें, किसी कुछ छोटा हो तो कुछ आगे चलते हैं। अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं में पहला नाम हम लिखते हैं भारत भारती 1912। भारत भारती पे कई सारे तथ्य हैं, तो यहाँ हम केवल एक तथ्य लिखेंगे कि इसे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित किया था। बाकी ये मुसद्दे हाली कैफी दर्पण के किस पे है, ये सब हम आगे लिखेंगे। इसे अंग्रेज सरकार ने, और कितनी रचनाओं को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था? सोजे वतन हो गई, चिंगारियाँ हो गई। अच्छा, चलिए हम इस सवाल को अगर उलट दें, स्वतंत्र भारत में कौन सा वो साहित्यकार है जिसकी रचना भारत सरकार ने प्रतिबंधित की? प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? स्वतंत्र भारत के पहले, अर्थात 1936 में।
तब तक आज़ाद नहीं हुआ था। मुक्तिबोध की है सर, मध्य प्रदेश में पूछी गई है। यही थे। मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की एक रचना थी, वो नाम मुझे अभी यहाँ नहीं याद है। तो स्वतंत्र भारत के पहले साहित्यकार थे जिनके, ये भारत सरकार ने नहीं, वो सही था, मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी उस रचना को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये एक अलग सवाल है, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया और स्वतंत्र भारत में, ठीक, हम मुक्तिबोध में लिखवाएंगे। नहीं, वो गद्य रचना थी, वो उनकी जो कविताएं नहीं थी, गद्य था कुछ। चलिए, भारत भारती से अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित किया था। अगली रचना वैतालिक। देखिए, इसमें जिन रचनाओं की डेट मेरे पास है उसकी डेट हम लिख देंगे, कई की डेट नहीं है, और हो सकता है कि कुछ रचनाएं ना होकर कविताएं हों। कई बार होता है कि कविताओं को भी हम रचनाओं में लिख लेते हैं, तो मुझे भी ऐसा संदेह है कि हो सकता है कुछ कविताएं रचनाओं में शामिल हो गई हों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इनके कुल 64 काव्य संग्रह हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है वो 64 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रचना जो है वो कविता के अंदर रचना आ गई होगी। तो हमने 64 से ज़्यादा लिख लिया, इसलिए बता रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। वैतालिक 1918, वन वैभव 1927, झनकार 1929। देखिए, एक चीज़ और आप समझिए कि 19 खंड काव्य भी महत्वपूर्ण थे और 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है हम इंडिकेट करते चल रहे हैं, आप उसको देखते चलिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारी क्या आई, उसके बाद क्यों आएगी, इसके आगे लिखते हैं। ये डेट क्या लिख रहे हैं इसकी हम, 1929, और 29 में क्या चल रहा था, छायावाद। पल्लव कब आया, 26 में। झरना दूसरा संस्करण 27 में। निहार 30 में। परिमल 30 में। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके आगे हम जो पॉइंट लिखेंगे वही महत्वपूर्ण है। यह इनकी छायावादी भावबोध की रचना है। झनकार में किस टाइप के गीत हैं, जैसे छायावादियों ने लिखा है। आगे लिखिए, यह इनकी छायावादी भावबोध की रचना है। जैसे ये पूछ लिया जाए कि मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में छायावादी भावबोध है, तो वो छायावादी भावबोध किस में है, झनकार में। इसकी अभी अब झनकार की 2 पंक्तियां जब हम लोग लिखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो प्रसाद पंत निराला की पंक्ति होनी चाहिए, या नाम हटा दें। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, मन भावे सुजान सोई करियो हमें नेह के नातो निभावनो है। ये लाइन वास्तव में ठाकुर की है, लेकिन पहली लाइन से लगता है कि मन भावे सुजान सोई करियो घनानंद की है। कौन वह जक्का चित्राधार बारंबार रंगता करके, क्या है ये लाइन है महादेवी वर्मा की, लेकिन चित्राधार आ जाएगा तो हमारे दिमाग में आएगा कि जयशंकर प्रसाद की है। तो थोड़ा सा आप इस मामले में सावधानी बरतिएगा। आगे चलते हैं। गुरुकुल 1929, हिंदू, ये ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन नीचे आ गई, 27 में है। तिरपथगा
डेट कुछ ऊपर नीचे हो रही है। 28 तिरपथगा नाम से अज्ञेय की भी निबंध है। ठीक, तो आगे आप लिख सकते हैं अज्ञेय का निबंध भी है। आस्वाद अड़तीस काबा और करबला झनकार, गुरुकुल, हिंदू, तिरपथगा, आस्वाद, काबा और करबला। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि रचनाएं भी लिख रहे हैं, डेट भी लिख रहे हैं, लेकिन सब महत्वपूर्ण नहीं है। हम छोड़ेंगे तो आप हमारे ऊपर कहेंगे छोड़ दिए, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें कि आप इसमें से खुद पेपर के आधार पे तय करिए कि कौन सी रचना कितनी बार पूछी गई है। अभी हम लोग सैरांध्री लिखे थे ना, सैरांध्री हायर में विज्ञापन नंबर 46 में आई थी, और अभी लेटेस्ट में नरेंद्र कोहली का उपन्यास भी आ गया, तो ये रचना अब और महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये एक साथ उपन्यास भी हो गई और काव्य भी हो गई। आगे चलते हैं। पृथ्वीपुत्र आगे क्या लिखेंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है, नाटक। पृथ्वीपुत्र के आगे लिखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध भी है, नाम वही है पृथ्वीपुत्र दोनों का। प्रदक्षिणा पद प्रबंध वृत्त संहार स्वदेश संगीत मंगल घट स्वयमागत मंगल घट विकट भट्ट जयनी हाँ, जयनी के आगे लिखना है कि देखो, जब आप फिलहाल चलिए, आपको ये जानना है कि ये कार्ल मार्क्स की पुत्री के ऊपर लिखा गया है। कमाल की बात है कि ये कट्टर हिंदूवादी थे और रचना लिख रहे हैं मार्क्सवाद की जनक कार्ल मार्क्स की पुत्री पे, जबकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। कार्ल मार्क्स की पुत्री पर, मतलब उनकी पुत्री का नाम ही था जेन। अब लिखते हैं अनूदित रचनाएं। हैं? ऊपर वाला सब मौलिक ही था जो आप लिख रहे हो, उसमें हमने केवल मौलिक लगाया नहीं।
हैं? ये क्या कम काम है? अनुदित रचनाएं। विरहिणी वज्रांगना, पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, नाद वध, अभी इसके आगे कुछ लिखना है मेघनाथ वध की। उमर खयाम की रुबाइयाँ, उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद और किसने किसने किया है? बच्चन सिंह नहीं किए हैं, हरिवंश राय बच्चन किए हैं। और दुष्यंत शायद नहीं है, 3 लोग किए हैं। हरिवंश राय बच्चन ने किया है, मैथिली शरण गुप्त ने किया है, एक नाम शायद उसमें सुमित्रानंदन पंत या किसी और का भी है, वो हम पंत में शायद लिखे हैं, हम लिखवाएंगे उसको। और एक रचना और है वीरांगना, वीरांगना के आगे लिखिए इसी नाम से राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना बीरबाला। अभी मेघनाथ वध के सामने लिखना है राम नरेश त्रिपाठी का इसी नाम से उपन्यास भी है, टीजीटी में आया भी था वो, कि वीरांगना उपन्यास किसका है। मेघनाथ वध के आगे लिखिए माइकल मधुसूदन दत्त, ये मूल रचना किसकी है? मेघनाथ वध माइकल मधुसूदन दत्त की बंगला रचना का मधुप उपनाम से हिंदी अनुवाद है। माइकल मधुसूदन दत्त की बंगला रचना का मधुप उपनाम से हिंदी अनुवाद है। हिंदी का मतलब खड़ी बोली हिंदी होगी, और आप कोई उसमें अगर ब्रज होती और कुछ होती तो हम उसकी चर्चा कर देते। और वैसे भी आप ये जानिए कि करते तुलसी नाद भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये शिष्य किसके थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके समर्थक थे? खड़ी बोली गद्य के। तो जब गुरु ही खड़ी बोली गद्य का समर्थक है तो उसका शिष्य खड़ी बोली के अलावा अगर बाहर जाए तो मुश्किल काम है ना। हम जैसा आपको बनाना चाहते हैं वैसे तो आप बनेंगे मैक्सिमम, ठीक। अनुदित रचनाएं हो गई। अब सामान्य तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हमने इसमें क्या किया है कि सबसे ज़्यादा सवाल इनके बनते हैं, एक महाकाव्य है जो साकेत पर। तो साकेत पे जितने कथन हैं उसको हमने अलग कर रखा है। अब हम जो नया नोट्स लिख रहे हैं उसमें यही कर रहे हैं कि कामायनी पे जितने मत हैं, जितनी बात है, जितना कथन है, सब अलग। राम की शक्ति पूजा अलग, तुलसीदास अलग, सरोज स्मृति अलग,
कि हमको अगर सरोज स्मृति पे कोई सवाल हमारा फंसे तो हम सीधे सरोज स्मृति वाले पेज पे जाएं और देख लें कि कौन क्या किसका कथन है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं साकेत। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के आगे ब्रैकेट में आप साकेत डालिए। पहला पॉइंट लिखिए, साकेत राम कथा पर आधारित बारह सर्गों में रचित खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य है। आगे ब्रैकेट में लिख देंगे प्रथम प्रिय प्रवास। अगला पॉइंट, साकेत एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। साकेत एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। इसकी नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। नायक लक्ष्मण हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हायर में आ चुका है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मतलब साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। तो यही पॉइंट हमको आगे लिखना है। वैसे आप ये जानिए कि आर्यस चतुर्वेदी ने कथन जो लिखा है वो लिखा है कि साकेत के 9वां और 10वां सर्ग उसका प्राण है। तो अगर ऑप्शन में हमको मिल जाए 9वां 10वां 9वां और 10वां दोनों, तो आर्यस चतुर्वेदी के मत को याद रखिए। ठीक, आगे लिखिए, साकेत के 9वें सर्ग में मुख्य रूप से उर्मिला का वियोग वर्णन है। ये सवाल हायर में आया भी है, तो अपने हिसाब से आप जो कुछ उसमें लिख सकते हो, जीडीसी या हायर कुछ भी। थोड़ा सा ये रहता है कि जब हम किसी कथन के आगे जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट लिख लेते हैं तो पढ़ते समय वो उस पर अलग से थोड़ी सी निगाह चली जाती है। अगला पॉइंट, साकेत में वर्णित उर्मिला का विरह गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है। साकेत में वर्णित उर्मिला का विरह गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है। नेक्स्ट आर्यस चतुर्वेदी वाला कथन है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने साकेत के 8वें 9वें सर्गों को उसका प्राण कहा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने साकेत के 8वें 9वें सर्गों को उसका प्राण कहा है। नहीं, मुझे भी थोड़ा संदेह है इस पे, लेकिन अब चूंकि लिखे हैं तो नहीं, मुझे भी याद जो है वो 9वां 10वां आ रहा है, लेकिन लिखा हूँ मैं 8वां 9वां।
तो चल के हम लोग कुछ करना नहीं है इसमें, आर्यस चतुर्वेदी को देख लेना है। और अगर वो 9वां 10वां होगा तब भी ग्रुप पे डाल देना है, और 8वां 9वां होगा तब भी जो संदेह हुआ है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। आगे, डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहा है।